नमस्कार। जॉन डन की कई सारी कविताएं मैंने पढ़ा रखी हैं, अपलोड हैं मेरे चैनल पर। पोइट्री नाम से जो प्लेलिस्ट है उसमें, और आज भी एक खूबसूरत सी कविता है जॉन डन की। खूबसूरत क्या, लड़कियां तो शायद नाराज़ी हो जाएंगी इसको पढ़ के, क्योंकि यहाँ पोइट ने जनरलाइज किया हुआ है, यानी सामान्यीकरण होता है, जैसे सबको एक ही लाठी से हाँक देना। कि उसने कहा है कि सारी दुनिया के पहले असंभव काम बताए कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो। फिर एक ऐसा काम बताया कि जो आप कर ही नहीं सकते, है ना। बहुत सारे डिफ़िकल्ट काम बताए कि जिन्हें करना इम्पॉसिबल है, लेकिन एक बार को आप वो काम कर सकते हो। लेकिन एक काम ऐसा बताया है जो आप नहीं कर सकते। अब जो काम ऐसा बताया है नहीं कर सकते, उसको सुन के लड़कियां ज़रूर नाराज़ होंगी, क्योंकि उसने कहा है कि आप एक वफ़ादार लड़की, एक वफ़ादार औरत नहीं खोज सकते। तो भैया आप कहोगे कि जॉन डन से कि तेरी वाली बेवफ़ा निकली, ज़रूरी थोड़ी है ना सारे की सारी बेवफ़ा निकलें। तो चलिए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहता है जॉन डन। ये सॉन्ग है और टाइटल है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। फॉलिंग स्टार मतलब मीटियोर होते हैं, उड़ता हुआ तारा, टूटा हुआ तारा। तो भाई इतनी तेज़ भागता है टूटा हुआ तारा कि उसको पकड़ना मुश्किल है। वैसे भी तारों को छूना मुश्किल है, लेकिन जो तारा टूट कर गिर रहा हो उसको पकड़ना तो और भी मुश्किल है। तो वो कह रहा है जाओ और एक टूटे हुए तारे को पकड़ लो, जो कि असंभव कार्य है। और जॉन डन कहता है कि ये एक बार को आप कर सकते हो कि टूटे हुए तारे को पकड़ लो। और भी कई सारे असंभव कार्य ऐसे बताएगा, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो भैया जाओ और टूटे हुए तारे को पकड़ लो, असंभव है लेकिन कर सकते हो। फिर एक और काम बताता है, गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। मैंड्रेक एक पौधा है और जिसकी जड़ें कटी हुई होती हैं, और ये कहा जाता है कि मैंड्रेक जो पौधा है उसके अंदर कुछ ह्यूमन क्वालिटीज़ होती हैं, यानी इंसान जैसी इसमें कुछ गुण पाए जाते हैं। अब इंसान क्या है, बच्चे पैदा कर सकता है। तो वो कह रहा है कि अब जो मैंड्रेक के बारे में ये विश्वास किया जाता है कि इसमें इंसानी क्वालिटीज़ हैं, तो उसे एक बच्चा पैदा करवा के दिखाओ। ये तो असंभव है कि मैंड्रेक का पौधा जिसमें ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो एक बच्चा भी पैदा कर दे, लेकिन हो सकता है, ये संभव है। गेट विद चाइल्ड अ मैंड्रेक रूट। तो हो सकता है कि एक मैंड्रेक के पेड़ से आप एक बच्चा पैदा करवा लें, जो कि असंभव है लेकिन करवा सकते हैं। टेल मी वेयर ऑल पास्ट ईयर्स आर। टेल मी, मुझे बताओ, वेयर कहाँ, ऑल पास्ट ईयर्स यानी जितने साल गुजर गए हमारी ज़िंदगी के, वो सब आज कहाँ हैं, कहाँ चले गए। जो वक्त गुजर जाता है वो कहाँ चला जाता है। तो ये बताना भी असंभव है कि जो वक्त गुजर गया वो कहाँ चला गया, ये हम नहीं बता सकते। लेकिन एक बार को इसे भी बता सकते हो, यानी असंभव कार्य है लेकिन इसको आप कर सकते हो। फिर एक और असंभव कार्य, हु और हु क्लेफ्ट द डेविल्स फुट। या तुम मुझे ये बताओ, हु माने किसने, क्लेफ्ट माने काटे, द डेविल्स फुट यानी जो शैतान है उसके पैर। तो शैतान के जो पैर हैं वो क्लेफ्ट होते हैं, यानी बीच में से कटे हुए होते हैं। जैसे खुर देखे होंगे आपने, गाय भैंस के जो खुर होते हैं वो दो पार्ट में बटे हुए होते हैं। तो इसी तरीके से जो शैतान के पैर हैं वो भी क्लेफ्ट होते हैं। तो ये बताओ कि शैतान के ये पैर किसने काटे बीच में से। तो ये बताना असंभव है भाई किसने काटे, लेकिन ये असंभव कार्य भी संभव है, आप कर सकते हो। टीच मी टू हियर मरमेड्स सिंगिंग। या फिर टीच मी माने मुझे सिखाओ, टू हियर सुनना, मरमेड माने जलपरियाँ, सिंगिंग गाते हुए, यानी जलपरियों का गीत कैसे सुना जाए ये तुम मुझे सिखाओ। अब जलपरियाँ ये इमेजिनरी बींग्स हैं, है ना, काल्पनिक चीज़ें हैं। जलपरियाँ होती नहीं, किसी ने देखी नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जलपरियाँ किनारे पर आती हैं, समंदर के किनारे निकल के आती हैं और फिर वो गीत गाती हैं। तो मुझे सिखाओ कि कैसे जलपरियों का गीत सुना जाए। अब ये भी असंभव है जलपरियों का गीत सुनना, लेकिन एक बार को आप इस काम को भी कर सकते हैं। और टू कीप ऑफ एनवीज स्टिंगिंग। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रखना, एनवी माने ईर्ष्या, जेलसी, स्टिंगिंग उसका डंक होता है, स्टिंग। तो हर इंसान के अंदर ईर्ष्या होती है। आपसे ज़रा से कोई ज़्यादा मार्क्स ले आए, या फिर क्लास में टीचर किसी एक बच्चे की तारीफ़ कर दें तो बाकी सारे बच्चे उससे जलने लगते हैं, है ना। जो टॉप करता है उससे जलने वाले बहुत होते हैं। तो ये नेचुरल है। हम चाहे किसी भी पद पर पहुंच जाएं, चाहे कितना भी पढ़े लिख जाएं, चाहे कितने भी अपने आप को सफिस्टिकेट कर लें, पॉलिश कर लें, और कितने भी धार्मिक हो जाएं,
लेकिन ये एनवी एक ऐसी चीज़ है, इंसानी कमज़ोरी है, इंसान के अंदर ये वीकनेस है कि वो दूसरे से ईर्ष्या करे बिना नहीं रह सकता। कोई ज़रा से आराम में रह रहा है ना, उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, लिविंग कंडीशंस थोड़ी सी अच्छी हैं किसी की, तो दूसरा वाला उसको देख के जल जाएगा। हालांकि कहते समय अरे भैया हम तो किसी से नहीं जलते, हमें क्या है, कोई किसी भी तरीके से रहो, लेकिन ईर्ष्या नेचुरल है, सबके अंदर होती है। तो अब कीप ऑफ माने दूर करना, एनवीज स्टिंग यानी जो जेलसी है, ईर्ष्या का जो डंक है, उसको दूर रखना रख सकते हो, आप चाहो तो रखो, हालांकि असंभव है, लेकिन तुम चाहो तो ये काम भी कर सकते हो। एंड फाइंड या फिर आप ढूंढ लो वॉट विंड, कौन सी हवा। यहाँ विंड जो है वो इट स्टैंड्स फॉर कंडीशंस, कि किस तरीके की कंडीशंस हैं, किस तरीके की सर्कमस्टांसेस हैं। सर्व्स टू एडवांस एन ऑनेस्ट माइंड, सर्व माने काम आती हैं, टू एडवांस माने आगे बढ़ाने के लिए, प्रोग्रेस के लिए, एन ऑनेस्ट माइंड एक ईमानदार आदमी को। देखिए लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, बेईमानी का रास्ता अपनाते हैं आगे बढ़ने के लिए, प्रोग्रेस करने के लिए, पैसा कमाने के लिए। एग्ज़ाम में जैसे बहुत सारे बच्चे आपने देखे होंगे नकल लेकर आते हैं, चीटिंग करते हैं, एक दूसरे से पूछते हैं, और जॉब में भी कई सारी पैसे देते हैं, रिश्वत देते हैं, उस तरीके से जॉब पाने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारे जो अचीवमेंट्स हैं लोगों के, बेईमानी के तरीके से वो उन्होंने अचीव किए हैं। लेकिन यहाँ पोइट कहता है कि ये बताओ कि कौन से वो तौर तरीके हैं जो एक ईमानदार आदमी को आगे बढ़ने में काम आए, ईमानदार आदमी को प्रोग्रेस करने में मदद करें। तो ये बताना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये काम भी आप चाहो तो कर सकते हो। तो इस पूरे स्टेंजा में, ये फर्स्ट स्टेंजा है, तो पूरे स्टेंजा में पोइट ने आपको बहुत सारे संभव कार्य बताए, और उसका ये मानना है कि आप ये काम कर सकते हो, जाओ ये काम करो, जाओ ये काम करो। यही तो कहना ना शुरू से, गो जाओ, ये तारा तोड़ कर लाओ, और मैंड्रेक रूट में एक बच्चा पैदा करवाओ उससे, या फिर जो पास्ट के ईयर्स हैं कहाँ चले गए ये बताओ। तो ये सारे इम्पॉसिबल काम हैं जो कि आप कर सकते हो, जाओ और इन कामों को करो। लेकिन एक ऐसा काम है जो करने की मत सोचो, अभी तो वहाँ नहीं आया, देखिए अभी यहाँ भी और बताएगा आपको कुछ असंभव कार्य। इफ़ दाउ बीएस्ट बॉर्न टू स्ट्रेंज साइट्स, थिंग्स इनविजिबल टू सी। इफ़, अगर, दाउ बीएस्ट बॉर्न, अगर तुम पैदा हुए हो, यानी तुम अपने मन में अपने मन में लेकर पैदा हुए हो कुछ ऐसी डिज़ायर्स, है ना। टू स्ट्रेंज माने विचित्र, साइट्स माने दृश्य, यानी आपके अंदर एक हमेशा इच्छा होती है कि कुछ विचित्र दृश्य देखे जाएं, कुछ नई चीज़ें देखी जाएं, हमेशा आप कुछ नया देखना चाहते हैं। थिंग्स इनविजिबल टू सी, ऐसी चीज़ें जो कि इनविजिबल हैं, अदृश्य हैं, आप देख नहीं सकते, लेकिन आपके मन में हमेशा ये डिज़ायर रहती है कि उनको देखा जाए। तो हो सकता है आप ऐसी इच्छाएं लेकर पैदा हुए हो। तो राइड 10,000 डेज एंड नाइट्स, तो फिर तुम राइड माने घुड़सवारी करो, घोड़े पर चढ़कर जाओ 10,000 डेज एंड नाइट्स, यानी 10,000 दिन और रात आप लगातार यात्रा करते रहो, घुड़सवारी करते रहो, टिल, जब तक कि एज, जो उम्र है, स्नो वाइट हेयर्स ऑन दी, यानी तुम्हारे शरीर पर, यानी तुम्हारे सिर पर, तुम्हारी दाढ़ी के बाल स्नो वाइट ना हो जाए, यानी बुढ़ापा है वो तुम्हारे बालों को एकदम बर्फ जैसा सफ़ेद ना कर दे। उस वक्त तक तुम यात्रा करते रहो उन चीज़ों की तलाश में जो कि इनविजिबल टू सी, जो कि अदृश्य हैं, जिन्हें आप देख नहीं सकते। तो ये काम आप कर सकते हो सकता है वो आपको चीज़ें दिखाई दे जाएं। दाओ व्हेन दाओ रिटर्नर्स, तो दाओ तुम, व्हेन जब, दाओ रिटर्नर्स तुम उस यात्रा से लौटोगे, है ना। 10,000 दिन और रात, कौन जीता है इतने दिन और रात, लेकिन हो सकता है कि आप इतना जिंदा रहें और उस यात्रा से वापस भी आएँ। इतनी लंबी यात्रा करके कौन वापस आ सकता है, लेकिन ये संभव है। पोइट का कहना है कि ये संभव है, हो सकता है कि आप वहाँ उस यात्रा से लौटें। विल टेल मी, और लौट कर मुझे बताएं, ऑल स्ट्रेंज वंडर्स, वो सारे अजीब, वंडर्स माने आश्चर्यजनक चीज़ें, वंडरफुल थिंग्स, दैट बीफेल दी, बीफेल माने यू केम अक्रॉस, यानी जो तुम्हें रास्ते में मिली, दी माने तुमको, यू, जो तुम्हें रास्ते में मिली, एंड स्वीयर, और तुम
कसम खाकर ये कहोगे, यानी बहुत सारी चीज़ें तुम मुझे बताओगे, बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस बताओगे, तुमने ये देखा, वो चीज़ें देखी, असंभव सी चीज़ें देखी, वंडरफुल चीज़ें देखी, अनबिलीवेबल चीज़ें देखी, लेकिन तुम आके कसम खाओगे और मुझे ये बताओगे। क्या बताओगे? अब ये एक बात बड़ी चुभने वाली है लड़कियों को। नोवेयर लिव्स अ वुमन ट्रू एंड फेयर। नोवेयर कहीं नहीं रहती, लिव्स अ वुमन एक औरत, ट्रू जो सच्ची हो, एंड फेयर और खूबसूरत हो। यानी पोइट का कहने का मतलब ये है कि हर औरत जो खूबसूरत है वो डिसऑनेस्ट है, वो फेथलेस है, वो बेवफा है। और ट्रू एंड फेयर बोला है उसने, यानी अगली है, अगर बदसूरत है तो हो सकता है कि वो ऑनेस्ट हो, वो फेथफुल हो, है ना। लेकिन अगर फेयर है तो जितनी भी खूबसूरत लड़कियां हैं वो आज बड़ी गालियां देने वाली हैं जॉन डन को। तो एक वुमन जो कि ट्रू हो और फेयर हो, सच्ची हो, मतलब वफादार हो, प्लस खूबसूरत हो, ऐसा असंभव है। इफ़ दाउ फाइंडेस्ट, अगर तुम्हें मिल जाए ऐसी एक औरत, फाइंडेस्ट वन, ऐसी एक औरत मिल जाए जो खूबसूरत भी हो, वफादार भी हो, लेट मी नो, तो भाई मुझे ज़रूर बताना। सच अ पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज क्या होती है? तीर्थ यात्रा होती है। तीर्थ स्थान पर जाते हैं ना, पवित्र स्थान होते हैं, जैसे हम लोग जाते हैं, चार धाम की यात्रा के लिए जाते हैं। तो ऐसी एक तीर्थ यात्रा वह स्वीट, बड़ी अच्छी होगी, मधुर होगी, मीठी होगी, करने लायक होगी। यानी ऐसी औरत के दर्शन करने जाना, उसकी पूजा करने जाना, ये तो भाई डिजर्व करती है वो। येट डू नॉट, अब उसने जब दोबारा पुनर्विचार किया, जब सेकंड थॉट उसने किया इसी बात पर कि भाई ऐसी कोई औरत हो तो मुझे बताना, उसकी पूजा करने, उसके दर्शन करने देवी के मैं ज़रूर जाऊंगा। लेकिन उसने जब दोबारा सोचा इसी बात को तो क्या वो कहता है? येट डू नॉट, नहीं रहने दो, मुझे मत बताना। आई वुड नॉट गो, मैं नहीं जाऊंगा। दो एट नेक्स्ट डोर वी माइट मीट, दो हालांकि हो सकता है, एट नेक्स्ट डोर अगले ही दरवाजे पर, वी माइट मीट हमारी मुलाकात हो जाए उस औरत से, वो हमारे बगल में रहती हो। दो शी वर ट्रू, यद्यपि हालांकि वो सच्ची हो। व्हेन यू मेट हर, जब आप उससे मिलो, हो सकता है कि तब तक वो ईमानदार हो, वफादार हो जब आप उससे मिलो। एंड लास्ट, और लास्ट माने अंत नहीं है, लास्ट का मतलब बने रहना, रिमेन, और वो बनी रहे, वफादार बनी रहे, टिल जब तक कि यू राइट योर लेटर, तुम उसको अपना ख़त लिखो, यानी लव लेटर लिखो, प्रेम पत्र लिखो। येट फिर भी, शी विल बी, वो हो जाएगी, फॉल्स माने अनफेथफुल, फेथलेस, बेवफा हो जाएगी। एयर, एयर का मतलब बिफोर, इससे पहले। आई कम टू टू और थ्री, यानी इससे पहले कि मैं दूसरा ख़त लिखूं और तीसरा ख़त लिखूं, यानी कि पहले ख़त के लिखने तक हो सकता है वो वफादार रहे, लेकिन जब तक मैं उसको दूसरा लव लेटर लिखूं या तीसरा लव लेटर लिखूं तब तक तो वो पक्का ही बेवफा हो जाएगी। तो यानी फाइनली उसका कंक्लूज़न ये निकला कि भाई वफादार औरत इस दुनिया में ढूंढना इम्पॉसिबल है, असंभव है। तो देखिए आपने ये जो पोएम है, जॉन डन की पोएम्स अच्छा होती ऐसी ही हैं, कई सारी आपने मेरे साथ पढ़ी हैं, छोटी छोटी पोएम्स होती हैं, बड़ी मीनिंगफुल होती हैं, और एक एलिमेंट उनमें ड्रामा का होता है। देखिए अब यहाँ शुरू जब हुई है पोएम, गो जाओ एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, और जाके एक टूटते हुए तारे को पकड़ लो, तो ये शुरुआत ही एक ड्रामेटिक एलिमेंट से हुई है ना, जो ओपनिंग हुई है इस पोएम की वो एक ड्रामेटिक एलिमेंट से हुई है ना। और ये जो मैंड्रेक है ये एक, जैसे मैंने आपको बताया, ह्यूमन रूट्स, ह्यूमन क्वालिटीज़ वाला पौधा है, जहरीला होता है ये, है ना। तो उससे आप बच्चा पैदा करा सकते हो। तो इस तरीके के ये रेफरेंसेस हैं। और अगर हम फिगर्स ऑफ स्पीच देखें तो एलिटरेशन इसमें कई जगह आया है। देखिए वॉट, विंड, जहाँ भी रिपीटिशन है साउंड्स का तो वो एलिटरेशन होता है।
अच्छा, एक इसमें रेफरेंस था जो राइट 10,000 डेज एंड नाइट्स। तो जो फेयरी क्वीन है, स्पेंसर का एक एपिक है फेयरी क्वीन। तो उसकी बुक 4 में एक नाइट है, और वो इस तरीके से यात्रा करता है 10,000 दिन और रात। अ, तो उसका यहाँ रेफरेंस है, यानी उसकी तरह आप यात्रा कर सकते हो। तो फेयरी क्वीन का आप यहाँ रेफरेंस दे सकते हैं कि जैसे फेयरी क्वीन में जो नाइट है, KNIGST नाइट है ना, तो उसने जैसे यात्रा की थी इतने लंबे समय तक, तो उसकी तरह आप भी यात्रा कर सकते हो, है ना। और जैसे माइट मीट, ये देखिए ये एलिट्रेशन है। तो इस तरीके के एलिट्रेशन आपको कई मिल जाएंगे जहाँ रिपीटेशन ऑफ साउंड है। और अब एक छोटी सी क्रिटिकल एप्रिसिएशन देख लीजिए इस पोइम की। हालांकि आप चाहें तो पॉइंट्स बनाकर क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं, जिसमें पहले इंट्रोडक्शन हो, फिर एक पॉइंट थीम का हो, फिर एक पॉइंट सेंट्रल आइडिया का हो, फिर एक पॉइंट आप बना सकते हैं लैंग्वेज का, एक पॉइंट आप बना सकते हैं लिटरेरी ब्यूटीज़ का, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट बना के आप क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिख सकते हैं। और कुछ कोटेशंस डाल दीजिएगा। यहाँ जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन दे रखी है इसमें कोटेशंस नहीं है, तो आप अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन में कोटेशंस भी डाल दीजिएगा। चलिए देख लेते हैं। द सॉन्ग गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार वॉज पब्लिश्ड इन द वॉल्यूम ऑफ पोइम्स एंटाइटल्ड सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। तो ये जो सॉन्ग है जो अभी आपने पढ़ा, वो एक वॉल्यूम में, यानी जो कविता संग्रह होते हैं उसमें पब्लिश हुआ था, और उस कविता संग्रह का नाम क्या था? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। द टर्म ऑफ सॉन्ग इज द थीम ऑफ सॉन्ग इज वुमेंस इनकॉन्स्टेंसी। तो ये जो थीम है, जो विषय वस्तु है इस गीत की, वो है महिलाओं की बेवफाई। विच फाइंड्स एन आयरनिकल सटायरिकल ट्रीटमेंट, यानी जिसको यहाँ पर ट्रीटमेंट दिया गया है, यानी यहाँ जो प्रस्तुत किया गया है उसको एक आयरनिकल और सटायरिकल। आयरनिकल होता है विडम्बना होती है, और सटायरिकल यानी व्यंग के तौर पर, यानी मजाक बनाया गया है एक तरीके से महिलाओं का। द एंटायर टेनर ऑफ द पोइम इज दैट वन कैन अटेम्प्ट मैनी एन इम्पॉसिबल थिंग। जो पूरी विषय वस्तु है, जो पूरा भाव है इस कविता का, वो ये है कि कोई व्यक्ति बहुत सारे असंभव कार्य कर सकता है, बट परहैप्स द ट्रूली इम्पॉसिबल इज टू फाइंड अ चेस्ट एंड लॉयल वुमन। लेकिन जो सबसे बड़ा असंभव कार्य है वो एक पवित्र और वफादार महिला को ढूंढना है। द पोएम रिवील्स डन्स सटायरिकल सिनिकल एटीट्यूड टुवर्ड्स वुमनहुड। तो ये कविता दिखाती है कि जॉन डन का जो एटीट्यूड है, जो व्यवहार है, जो दृष्टिकोण है महिलाओं के प्रति, वो बड़ा व्यंग्यात्मक है और सनकीपन से भरा हुआ है। सिनिकल माने सनक से भरा हुआ। He thus breaks away from the Petrarchan tradition of woman worship। तो जो पेट्रार्कन ट्रेडिशन थी, यानी पेट्रार्च ने सोनेट्स लिखी हैं लौरा के लिए, और उनमें बहुत तारीफ़ें की हैं महिलाओं की एक तरीके से पूजा की जाती थी। तो उस ट्रेडिशन को, उस परंपरा को यहाँ जॉन डन ने तोड़ा है। He has himself experienced women's inconstancy। तो ये बात मैंने शुरू में की थी, भैया तेरी वाली बेवफा निकली तो ज़रूरी थोड़ी है ना कि हर कोई बेवफा निकले। तो उसने बेवफाई फेस की थी, एंड सो रिगार्ड्स अ कॉन्स्टेंट वुमन एज अ रेयरिटी। इसलिए उसको लगता है कि वफादार महिला जो ढूंढना दुर्लभ है। रेयरिटी माने दुर्लभ चीज़ है जो आसानी से नहीं मिलती। हाउएवर, किंतु इफ़ पर चांस सच अ वुमन इज़ एवर मेट विद शी शुड डिज़र्व ऑल ऑनर वर्शिप एंड एडोरेशन। तो शुरू में वो ये कहता है कि अगर कोई ऐसी महिला मिल जाए तो उसको पूरा सम्मान दिया जाए, उसकी पूजा की जाए, अर्चना की जाए उसकी। द एब्रप्ट कॉलोकियल ओपनिंग ऑफ द पोएम। एब्रप्ट माने अचानक से, मैंने आपको बताया ही था, ड्रामेटिक एलिमेंट है, एकदम से खुलती है पोएम। ओपनिंग में वो कहता है कि जाओ और एक टूटता हुआ तारा पकड़ लो। तो एब्रप्ट माने अचानक से, कॉलोकियल माने बोलचाल की भाषा में खुलती है। ऑफ द पोएम इज़ टू बी नोटेड, ये उल्लेखनीय है। इट्स नोटेबल फीचर इज़ द क्लोज अप्रॉक्सीमेशन अचीव्ड बिटवीन द रिदम ऑफ पोइट्री एंड ऑफ कन्वर्सेशन। तो जो एक देखने लायक फीचर है, जिसकी खासियत है, वो है क्लोज
मीन्स बिल्कुल सटीक, अप्रोक्सीमेशन सटीकता होती है बिल्कुल, मतलब जो बोलचाल की भाषा है और जो पोइम की रिदम है वो एकदम तालमेल है उनमें। यानी जब हम पढ़ते हैं पोइम को तो ऐसा लग रहा है जैसे पोइट बात कर रहा है हमसे। तो पोइम न होकर बातचीत की भाषा लगती है वो। नो कन्वेंशनल वर्स पैटर्न ऑफ एक्सेंट एंड रिदम्स हैज़ बीन फॉलोड। तो यहाँ कोई भी जो परंपरागत वर्स पैटर्न है पोइट्री का, वो एक्सेंट्स का, रिदम्स का, वो फॉलो नहीं किया गया है। द रिदम्स ऑफ डन आर स्पीच रिदम्स विच चेंज अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ थॉट एंड इमोशन। तो जो रिदम होती हैं सोनेट की डन की पोइम्स में, वो थॉट और इमोशन के अनुसार बदल जाती हैं। म्यूजिक बोथ ऑफ वॉवल्स एंड लिक्विड कंसोनेंट्स हैज़ बीन फुली एक्सप्लॉयटेड। जो संगीत है यानी ये जो पोइम है म्यूजिकल है और इसमें जो वॉवल्स हैं, लिक्विड कंसोनेंट्स हैं, उनका पूरा सदुपयोग किया गया है। मोनोसिलेबिक वर्ड्स, यानी मोनो माने वन होता है, जिनमें एक सिलेबल होता है, मोनोसिलेबिक वर्ड्स कहलाते हैं। ये सिलेबल्स पर ये सब मैं वीडियो अलग से अपलोड कर चुकी हूँ, सिलेबल्स पर वीडियो अपलोडेड है। तो अगर ये टर्म्स आपकी समझ में ना आ रहे हों तो वो वीडियोज़ आप देख लें, आपको पोइट्री वाली मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे ये। तो मोनोसिलेबिक वर्ड्स हैव बीन यूज्ड, यहाँ पर एक सिलेबल वाले शब्दों का प्रयोग किया गया है। रिजल्टिंग इन अ कंसंट्रेशन ऑफ वोवल साउंड्स, जिससे कि एक कंसंट्रेशन माने एक कलेक्शन हो गया है वोवल साउंड्स का, यानी स्वर की जो ध्वनियाँ हैं। देयर इज़ ऑल्सो अ कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड कंसोनेंट्स LMN। तो LMN जो कि लिक्विड कंसोनेंट्स कहलाते हैं, उनका भी यहाँ पर काफ़ी बोलबाला है, यानी काफ़ी मात्रा में उनका प्रयोग किया गया है। दिस इज़ पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द फर्स्ट स्टेंजा। तो ख़ासकर हम पहले स्टेंजा को देखें तो उसमें बहुत प्रयोग किया गया है LMN का। द पोइम is also remarkable for its rugged elements and masculine verve and youthful gaiety। ये जो कविता है वो उल्लेखनीय है। इट्स रगेड एलिमेंट्स, रगेड क्या होता है, जो रफ़ चीज़ें होती हैं उनके लिए प्रयोग किया जाता है। तो महिलाओं के बारे में जो कहा है एक तरीके से रफ़ ही है वो, या फिर आप जैसे पुरानी चीज़ों को रगेड बोलते हैं, घिसी पिटी चीज़ों को रगेड बोलते हैं, है ना। तो उस तरीके का एलिमेंट है। एंड मैस्कुलिन वर्ब, मैस्कुलिन माने सॉलिड, वैसे तो मर्दानगी से भरा हुआ है, और वर्ब माने जील या एनर्जी होती है, तो मतलब सॉलिड एनर्जी है इसमें। एंड यूथफुल यानी युवावस्था से भरी हुई, गेटी है यानी हंसी मजाक है। द पोइट हैज़ इन्वेस्टेड दिस हिज सॉन्ग विद हिज यूजुअल इंटेलेक्चुअल विगर, फन एंड प्लेफुल इमेजरी। तो कवि ने अपनी इस गीत को भरा हुआ है अपना जो उसका यूजुअल जैसा कि है उसका स्वाभाविक, इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिकता से भरा हुआ, विगर माने एनर्जी होती है, फन वही हंसी मजाक होती है, प्लेफुल इमेजरी, इमेजरी तस्वीरें होती हैं, यानी अपनी हंसी मजाक से भरी हुई जो उसकी तस्वीरें हैं वो यहाँ पर उसने पेश की हैं। द फाइनल कंसीट, जो अंतिम कंसीट है, यानी कंसीट होता है कोई भी ऐसा वंडरफुल आइडिया। जब मेटाफिजिकल पोइट्री पे मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है जिसमें कि जॉन डन की पोइट्री की क्वालिटीज़ भी बताई हुई हैं, वो भी आपको वहीं प्लेलिस्ट में मिलेगा, तो वो आप देख लीजिएगा कंसीट क्या चीज़ होती है, वहाँ डिटेल में बताया गया है। लेकिन अभी आप इतना समझ सकते हैं कि कोई भी एक ऐसा आइडिया जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, है ना, आपको लगे कि हाँ यहाँ जो पोइट ने कहा है उसमें उसकी इंटेलेक्ट झलकती है ना, तो वो कंसीट कहलाता है। तो द फाइनल कंसीट बीट्स ऑल द प्रीवियस वंस। तो लास्ट में उसने जो कुछ कहा है, वो जो उसका आइडिया है वो पिछले सारे आइडियाज़ को बीट कर देता है, पीछे छोड़ देता है। यानी उसने ये कहा कि भाई अगर ऐसी महिला मिल जाए तो मुझे बताना, लेकिन फिर वो कहता है कि ना मत बताना, कि क्योंकि मैं दूसरा तीसरा ख़त लिखूंगा उसको, तब तक तो वो बेवफा हो जाएगी। तो ये वाला जो कंसीट है वो सभी कंसीट्स को पीछे छोड़ देता है।
द आइडिया इज़ दैट इवन इफ पर चांस वन कम्स अक्रॉस अ वुमन ट्रू एंड फेयर, तो जो आइडिया लास्ट में दिया गया है वो ये है कि अगर बाय चांस इत्तेफाकन अगर कोई एक ऐसी औरत मिल भी जाती है जो कि वफादार हो और ख़ूबसूरत भी हो, बिफोर वन वुड राइट द सेकंड और थर्ड लेटर टू हर शी इज़ बाउंड टू बी फॉल्स एंड फेथलेस। तो इससे पहले कि व्यक्ति उसके लिए दूसरा या तीसरा ख़त लिखेगा, यानी पहले ख़त तक तो वफादार रहेगी लेकिन दूसरा तीसरा ख़त लिखने तक वो बेवफा हो जाएगी। टू सी अ ट्रू वुमन वुड बी वंडरफुल, यानी एक सच्ची महिला को देखना सचमुच आश्चर्यजनक होगा। एंड वन वुड अंडरटेक अ पिलग्रिमेज, और एक व्यक्ति को तीर्थ यात्रा करनी होगी उसको देखने के लिए। नॉर्मली अ लॉन्ग एंड टॉर्चरस जर्नी टू अ रिलीजियस सेंटर फार अवे। तो जो यात्राएं होती हैं अक्सर लंबी यात्राएं होती हैं, जो पिलग्रिमेज होती हैं, तीर्थ यात्राएं, लोग दूर दूर तक जाते हैं। जैसे हम चार धाम जब जाते हैं तो बहुत लंबी यात्रा होती है, या बाबा बर्फानी को देखने जाते हैं हम, अमरनाथ की गुफा में जब जाते हैं तो हमें वहाँ बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, लंबी यात्रा होती है। वैष्णो देवी में भी बहुत लंबी यात्रा होती है, बहुत चढ़ाई करनी पड़ती है, तो वो थकाने वाली यात्रा होती है। लेकिन वहाँ जाके बड़ा अच्छा लगता है, जैसे हमें अपनी पूरी यात्रा का फल मिल गया हो। तो ऐसे ही है इस महिला को देखने जाना जो कि पवित्र है और ख़ूबसूरत भी है। बट इट वुड बी यूजलेस, लेकिन ये यात्रा बेकार होगी। सिंस बाय द टाइम द पिलग्रिम रीचेज द डेस्टिनेशन, क्योंकि जब तक ये यात्री अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचेगा द वर्चुअस वुमन वुड हैव टर्न फॉल्स, वो जो गुणवान स्त्री है ना, वफादार स्त्री है, वो झूठी हो जाएगी, मतलब कि वो तब तक बेवफा हो जाएगी। तो इस यात्रा पर जाने का कोई फ़ायदा नहीं। ईच लाइन इन दिस सॉन्ग, हर पंक्ति इस गीत की कंटेन्स एन एक्टिव एंड डायनेमिक इमेज, यानी उसमें एक सक्रिय और चलती फिरती एक तस्वीर दिखाई देती है हमको। इश्यूइंग फ्रॉम सच कॉमन वर्ब्स एज गो एंड कैच, गेट विद चाइल्ड, टेल मी, टीच मी एट्सेट्रा। तो ये जो वर्ब्स का प्रयोग किया गया है, इनसे चलती फिरती तस्वीरें हमारी आँखों के सामने सजीव हो जाती हैं, चलती फिरती हमको दिखाई देती हैं, हम इमेजिन कर सकते हैं। Liveliness of drama and analytical treatment of thought have been left to the diction and imagery which work behind the mask of regularity and simplicity। तो यहाँ liveliness माने सजीवता है of drama, नाटक की। तो जैसे नाटक में पात्र हमारी आंखों के सामने चलते फिरते दिखाई देते हैं, तो वैसा ही यहाँ भी प्रस्तुत किया गया है। एनालिटिकल विश्लेषणात्मक होता है, ट्रीटमेंट माने जो प्रस्तुतिकरण है वो विश्लेषणात्मक है। ऑफ थॉट माने विचारों का, जो विचार हैं वो एनालिटिकल फॉर्म में प्रस्तुत किए गए हैं। हैव बीन लेफ्ट टू द डिक्शन एंड इमेजरी, डिक्शन होता है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स, चॉइस ऑफ वर्ड्स, जो शब्द चुने गए हैं उसके लिए सुइटेबल वर्ड्स चुने गए हैं। इमेजरी जो तस्वीरें हैं वो हमारे सामने पेश की गई हैं। विच वर्क बिहाइंड द मास्क ऑफ रेगुलरिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी सामने से जो मास्क है जो हमें दिखाई दे रहा है वो रेगुलरिटी है, निरंतरता है, सिंप्लिसिटी सरलता है, यानी बहुत सिंपल लैंग्वेज है। मुझे नहीं लगता कि एक भी वर्ड इसमें ऐसा रहा होगा जिसका मीनिंग आपको ना आता होगा। तो बहुत सिंपल तरीके से बताया गया है लेकिन बहुत इफ़ेक्टिव है, यानी जो कुछ उसने बोला है वो आपको याद रहेगा, आप जल्दी भूलेंगे नहीं इस पोएम को। हालांकि कुछ लड़कियां ज़रूर गुस्सा करेंगी, नाराज़ होंगी, ख़ासकर खूबसूरत लड़कियां, क्योंकि उसने खूबसूरत लड़कियों के लिए ऐसा कहा है, कुरूप या अगली हैं तो आप के लिए नहीं कहा। तो अगर आप खूबसूरत हैं तो आप नाराज़ जॉन डन से हो सकते हैं। तो आप इसमें यहाँ अपना ये तर्क पेश कर सकते हैं, आप इसमें बढ़ा सकते हैं कि जॉन डन ने यहाँ जनरलाइज़ किया है, जो कि सही नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि सारी खूबसूरत लड़कियाँ बेवफाई करती हैं, है ना। तो अगर कुछ बेवफा हैं तो उनके वजह से सबको जनरलाइज करना, जैसे शेक्सपियर ने भी वहाँ हेमलेट में कहा था फ्रेयल्टी दाई नेम इज़ वुमन, है ना, कमज़ोरी तुम्हारा नाम ही औरत है, यानी कि हर औरत फ्रेल होती है, हर औरत मतलब अपने जो रास्ते से भटक जाती है, वो वहाँ भी उसने ऐसा कहने की कोशिश की है। तो ये जो जनरलाइजेशन है ये इलॉजिकल है
है ना, तार्किक नहीं है, एब्सर्ड है। आप किसी एक के आधार पर सबको दोष नहीं दे सकते, है ना। काफ़ी लोगों को आपने कहते हुए सुना होगा कि औरतें तो ऐसी ही होती हैं, महिलाएं ऐसी ही होती हैं, लड़कियां ऐसी ही होती हैं। तो ऐसा नहीं होता, सब एक जैसे नहीं होते। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके मैं इसको यहीं समाप्त करूँगी। धन्यवाद।